गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? ओके, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ दिखा रही हूँ। आपको ऑलरेडी स्क्रीन पे कुछ दिख रहा होगा। ये सेल्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इस साइड लायबिलिटीज, एसेट्स, ये क्या है? तो बेटा देखिए, यहाँ पर अगर आप इस साइड देखेंगे तो यहाँ क्या लिखा है? प्रोजेक्टेड ऑपरेटिंग स्टेटमेंट, विच मीन्स ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। और ये क्या है? प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट, विच मीन्स ये बैलेंस शीट है। ये प्रोजेक्टेड क्या है, इसको इग्नोर कर दीजिए, हम सीधा देखते हैं, हम एज्यूम करते हैं ये बैलेंस शीट है। ये लाइक बैलेंस शीट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। मैम यहाँ पर 5 साल का दिया है। हाँ जी बेटा, ये 5 साल का है। सेल्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। अब आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट दिए हैं। उसके बाद इंटरेस्ट कैसा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस कैसे है, रिटेन्ड अर्निंग्स कैसी हैं। रिटेन्ड अर्निंग्स का मतलब कितना उन्होंने रिजर्व्स करके रखे हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ देखेंगे तो करंट एसेट्स आ रहे हैं, स्टॉक्स वगैरह, फिक्स्ड एसेट्स, उसके बाद क्रेडिटर्स, करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, कैपिटल, ये पूरी बनकर आ रही है। हम क्या करेंगे इसको जान के? बेटा आप मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं आपको सिर्फ ये ऐसे डेटा दे दूं, ये सिर्फ ऐसा डेटा दे दूं एक छोटा सा, क्या आप इससे क्या समझ पा रहे हो? आप मुझे ये चीज बताओ। अगर आपको ऊपर का छोड़ो, मैं सिर्फ ये दे रही हूँ आपको डेटा, आप क्या समझ पा रहे हो उससे? मैम हम ये समझ पा रहे हैं डेप्रिसिएशन पर एनम बेसिस पे है, पता नहीं कितनी, बट पर मंथ बेसिस पे है 2691। तो पर एनम हो गई अप्रोक्सीमेटली 26,000 रुपए। इंश्योरेंस जो है पर मंथ बेसिस पे 269 है, क्योंकि यहाँ पर मंथ दिया हुआ है तो हमने पर मंथ निकाल लिया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा वर्किंग कैपिटल, डेप्रिसिएशन, रेंट का खर्चा पर महीने इतना पड़ रहा है। मैम ये कुछ पर महीने खर्चे दिए हैं, हर महीने का खर्चा कितना होगा, हर महीने की सेल कितनी होगी, सेल माइनस खर्चा करेंगे तो हर महीने का नेट प्रॉफिट कितना होगा। क्या समझा आपने इससे? कि आपका नेट प्रॉफिट इसका इतना होगा। आप टर्म लोन कितना ले रहे हैं, मतलब बैंक से लोन कितना ले रहे हैं? 3,80,000 रुपए, 3,20,000 रुपए सॉरी। और आप अपनी ओन कंट्रीब्यूशन कितनी ला रहे हैं? 80,000 रुपए। बहुत बढ़िया। इससे आपने क्या समझा, मुझे आप ये चीज बताओ। मैम हमने समझा कि नेट प्रॉफिट हमारा इतना है, वर्किंग कैपिटल हमारी इतनी है, पर महीने हमारे खर्चे इतने हैं, हम बैंक से लोन ले रहे हैं, हम इतना है। बट आप क्या इससे ये समझ पाए कि आपको फर्दर बेनिफिट होगा या नहीं होगा? क्या आप बाद में जाकर अगले फ्यूचर सालों में पैसा कमाओगे या नहीं कमाओगे? क्या बैंक जब आपको लोन देगा, क्या आपकी इतनी सी बातों पे खुश हो जाएगा कि आपका इतना तो प्रॉफिट है, चलो ठीक है मैं इतनी सी बातों पे खुश हो जाता हूँ? क्या जब गवर्नमेंट आपसे टैक्सेस लेगी, क्या वो इतनी सी बातों पे खुश हो जाएगी कि देखो इन्होंने इतना लोन लिया है, मुझे कोई अता पता नहीं, कहाँ गई सेल, कहाँ गया कुछ, मैंने तो 1 साल का देखा और मैंने खत्म कर दिया? कभी नहीं होगा। क्योंकि वो हमेशा कंपैरिजन चाहते हैं, वो हमेशा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ना चाहते हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तभी पढ़ सकते हैं जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस हो सके। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस कैसे हो सकता है? बहुत सारे मेथड्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस के। उससे पहले हम जानते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस होता क्या है। एनालिसिस आपको पता है, एनालिसिस का मतलब रिव्यू, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब सेक्शन 129 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड नोट्स टू अकाउंट्स। और अगर आप इंड एस के अकॉर्डिंग देखोगे तो वन मोर थिंग, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। हाँ जी मैम देख लिया। अब उसका एनालाइज करना है। एनालाइज कैसे करना है? ताकि आप चीजें समझ पाओ, ताकि आप सोच पाओ कि फर्दर फ्यूचर में ग्रोथ हो सकती है, एक्सपेंशन हो सकती है, कंपनी का दिवाला निकल सकता है, लिक्विडेट तो नहीं होने वाली, क्या कोई एसेट्स बेचने तो नहीं है, क्या किस तरीके से लायबिलिटीज पे ऑफ करनी है, क्या गवर्नमेंट टैक्सेस पे खुश रहेगी। ये सारी चीजें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो सारी चीजें हम तभी जान सकते हैं जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कर सके। अब देखो इसी एग्जाम्पल में आप यहाँ देखो, सेल्स उन्होंने 5 साल की दी है। 5 साल की मतलब पहले साल 12 है, अगले साल सवा लाइक 13,20,000 है। डिफरेंस देखे कितना है? दिस माइनस दिस कितना हो गया? 1,20,000 का इंक्रीज है।
बहुत बढ़िया। अगले साल डिफरेंस देखें, अगले साल डिफरेंस देखा 2,52,000 का प्रॉफिट है। इसका मतलब एक साल 12 लाख रुपए की सेल थी, अगले साल बढ़ रही है बट थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी से बढ़ रही है। अगले साल भी बढ़ रही है, अगले साल 1,20,000 रुपया नहीं बढ़ रही, अगले साल उससे ज्यादा जा रही है। उसके अगले साल हम देखते हैं दिस माइनस दिस, अगले साल कम हो गई। अब आप देखो यहाँ तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है कि 12 लाख है, 13,20,000 है, 1452 है, 1597 है, 1757 है। बट अगर हम इसको इस तरीके से कैलकुलेट करें कि हमारा कितना हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज तो बहुत अच्छा है। इसके बाद डिक्रीज हो गई। डिक्रीज कैसे हुई? हम ये चीज बोल सकते हैं, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस होगा बाय द प्रोफेशनल्स, वो ये बोलेंगे फ्रॉम ईयर 3 टू ईयर 4 देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन सेल, but the percentage or the trend is not as per the year 2. Or we can say that year 3 and year 4 there is a increase in sale, but the trend, or you can say that profits, or you can say that sales turnover ratio, or you can say that in accordance with the comparison, we are considering that the percentage is not the same. ये थोड़ी सी डिक्रीज हुई है और उसके बाद तो बहुत अच्छा इंक्रीज हुआ है। सेम ऐसी ही चीजें आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में भी आप कर सकते हो। जैसे अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ प्रॉफिट्स इंक्रीज हुए हैं 1 लाख से, यहाँ अगली बार 1,11,000 से इंक्रीज हुए हैं, 1,26,000 से इंक्रीज हुए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। यही एनालिसिस करने के लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पढ़ेंगे। मैम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट से हो सकता है? तो बेटा सबसे पहले तो आपका क्वेश्चन गलत है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट से नहीं हो सकता, बट कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट से हो सकता है। कंपैरेटिव का मतलब जैसे इस केस में 5 साल का डेटा गिवन है, तो आपने कंपैरिजन किया विद ईयर 1 टू ईयर 2, सो दैट कि आपको ये पता चला कि हाँ जी ये इंक्रीज है, बहुत अच्छे लेवल का इंक्रीज है, तो अच्छे से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम एनालाइज कर पा रहे हैं। अगला क्या है? अगला बेटा हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट से भी होता है, जो यहाँ पर ये कैश फ्लो स्टेटमेंट आप देख सकते हो। बट मैम कैश फ्लो स्टेटमेंट हमने तो पढ़ा था ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग। बेटा तो ये कैश फ्लो नहीं, ये फंड फ्लो है, सोर्सेज एंड एप्लीकेशन। अब आपने सोर्सेज एंड एप्लीकेशन में पढ़ा हुआ है, एप्लीकेशन में मतलब इंक्रीज इन करंट एसेट्स, सोर्सेज में मतलब डिक्रीज इन करंट एसेट्स। उसके बाद और तीसरा मेथड है आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो हमारा पूरा चैप्टर है, दैट इज रेशोज। और ये जो निकाला है DSCR, दैट इज अ डेट सर्विस कवरेज रेशो। क्या है डिटेल में पढ़ना है, पर देखिए 2.02, 3.12 डेट सर्विस कवरेज रेशो इंक्रीज हो रही है और एक टाइम पर आके 0 हो गई। 0 का मतलब पूरी पेमेंट कर दी होगी उन्होंने डेट की। तो यही चीजें हैं जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के लिए बहुत ज्यादा काम आती हैं, और हमें यही सारी चीजें पढ़नी है। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। इससे पहले मैं आपको एक बार नोट्स दिखा देती हूँ। पोर्शन ऑफ स्क्रीन, आई होप आपको क्लियरली विजिबल होगा। न्यू शेयर बेसिक्स, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ जी, अब देखिए हम सबसे पहले देखते हैं हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का मतलब है प्रोसेस ऑफ रिव्यू एंड एनालाइजिंग, process of review and analyzing the company's financial statement to make better economic decisions. हमें फ्यूचर में बहुत इकोनॉमिक डिसीजंस लेने हैं, और आपको पता है फाइनेंशियल का मतलब पैसा है। पैसे के डिसीजंस लेने हैं, एनालिसिस करना है। डिसीजन किसके लिए लेने हैं? शेयर होल्डर के लिए या स्टेक होल्डर के लिए?
स्टेक होल्डर के लिए, क्योंकि हमारे लिए गवर्नमेंट भी इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टर्स भी इंपॉर्टेंट है, डेटर्स क्रेडिटर्स सब इंपॉर्टेंट है। तो हमारी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पता चलता है। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में क्यों पता चलता है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में आप ज्यादा अच्छे से पढ़ोगे, हमारे पास 4 चीजें होती हैं: स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट। हम जब अपने बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, जब आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे ये नहीं पूछा जाता अपॉर्चुनिटी और थ्रेट बताओ, क्योंकि वो फैक्टर एक्सटर्नल होता है, वो एक्सटर्नल मार्केट में आप देख सकते हो। जैसे यू आर कंपेयरिंग one student with the other student, that is potential, opportunity and threat. But if you are comparing yourself with yourself, one self खुद से compare कर रहा है, that is strength और weakness. कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों एनालिसिस करती है? ताकि उसको अपनी ही बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू, रेशोज के थ्रू, कैश फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू वो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को ढूंढ पाए, ताकि वो फ्यूचर में ये सोच सके कि मैं फ्यूचर में किस तरीके से एक्सपेंशन की तरफ जाऊं, किस तरीके से मैं ग्रोथ की तरफ जाऊं। नेक्स्ट क्या है? इट हेल्प्स टू एनालाइज, टू स्टडी द ट्रेंड्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो मैंने आपको अभी इसी क्वेश्चन में दिखाया हमने किस तरीके से ट्रेंड्स देखे। अब अगला है ऑब्जेक्टिव्स। हम क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आपको दिख रहा है बजट। बजट मतलब आप फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव जान रहे हो, पास्ट को मद्देनजर रखते हुए आप फ्यूचर के बारे में जान रहे हो। सेकेंड, मेकिंग इंटरफर्म कंपैरिजंस। तो आप इंट्रा फर्म तो कर ही रहे हो स्ट्रेंथ और वीकनेस जान के, इंटर फर्म का मतलब होता है डिफरेंट फर्म्स। जैसे रिलायंस टाटा के साथ कंपैरिजन कर रहा है, तो ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ही वो ये चीजें कर सकते हैं। क्योंकि हम मॉनेटरी बातों में बातें बिलीव करते हैं, हम कभी भी क्वालिटेटिव चीजों में बिलीव नहीं करते। No doubt, we all people know that Tata Group used to donate more than 66% or more than 67% towards the social issues, but still we used to say that Reliance is the most richest person. We never said in a qualitative term कि हाँ जी भाई टाटा मोटर्स, टाटा ग्रुप ज्यादा रिच है क्योंकि टाटा ग्रुप सोशल भी देता है। हम बोलते हैं भाई एंड में प्रॉफिट किसके पास है? एंड में प्रॉफिट रिलायंस के पास है, तो वो कंपनी अच्छी है। सेम वो ये चीज बोल रहे हैं, हमें कंपैरिजन जो करने हैं वो हमेशा फाइनेंशियल लेवल पे करने हैं, पैसों के लेवल पे करने हैं। नेक्स्ट है टू स्टडी सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है और डिस्कस में पढ़ना है, डोंट वरी। देन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, अवेलेबल रिसोर्सेज को किस तरीके से रिगार्डिंग बिजनेस किया जाए। अब ये किसके लिए इंफॉर्मेशन है? टू ऑल दी शेयर होल्डर्स, लेंडर्स, मैनेजमेंट, पब्लिक, गवर्नमेंट, ट्रेड यूनियन, क्योंकि ये सब स्टेक होल्डर्स के लिए है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस सिर्फ शेयर होल्डर्स के लिए नहीं किया जाता, हर एक के लिए किया जाता है। शेयर होल्डर के लिए किस तरीके से किया जाता है? ताकि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी पता चल सके, लेंडर्स के लिए सॉल्वेंसी पता चल सके, मैनेजमेंट के लिए फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स पता चल सके, पब्लिक के लिए ग्रोथ पता चल सके, गवर्नमेंट के लिए भी इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि प्रॉफिट्स होंगे तभी टैक्सेस दोगे, लॉस होगा तो टैक्सेस नहीं दोगे। ट्रेड यूनियन को पैसा दोगे तो ऑटोमेटिकली उसी के लिए पैसा दोगे, इसीलिए उनके लिए जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम देख रहे हैं कौन कौन सी टेक्निक्स हैं। तो अगर आप अपनी टेक्निक्स देखें तो कंपैरेटिव पी एंड एल अकाउंट एंड बैलेंस शीट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ। नेक्स्ट वन इज रेशोज। रेशोज ही हमारा अगला चैप्टर है और अगला टॉपिक हम रेशोज को ही कवर करेंगे। नेक्स्ट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब हम रेशो स्टार्ट करते हैं। रेशोज में अब हम पहले इसको पढ़ने को छोड़कर पहले हम कुछ और चीजें देखते हैं कि रेशोज का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब याद करो अपनी 4th क्लास या 5th क्लास, कुछ ऐसी रेशोज दिखती थी कि जब हमें मैथ्स में शायद रेशोज आती थी। ठीक है, रेशोज में हमें क्या करते थे कि मैम जब रेशो आ गई तो हम क्या लिखते थे, जैसे अगर क्वेश्चन है 3:4, हम क्या करते थे, इसको ऊपर लिखते थे 3, डिवाइड करते थे 4 के साथ, तो हमारा आंसर आ जाता था। हम इतना ही मैथ्स में पढ़ते थे। या फिर कुछ ऐसा करते थे, न्यूमिरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। बस ये वही चीज है रेशोज की। अब देखो आपको पेपर में क्वेश्चन कैसा आ सकता है, हो सकता है वो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के लिए पूछ ले, या फिर आपसे ये चीजें पूछ लें कि रेशोज का इंटरप्रिटेशन क्या है,
जैसे लिक्विडिटी रेशो क्या बोलती है, सॉल्वेंसी रेशो क्या बोलती है, इंटरप्रिटेशन किस तरीके से है, या आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा तो आपको रेशोज निकालनी भी आ सकती है, ठीक है। अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम ये चीजें देखते हैं रेशोज कौन कौन सी होती हैं। तो मैंने इस चीज के रिगार्डिंग आपसे बात की कि रेशोज का मतलब वैसे तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर होता है। फिर आपने इस चीज के रिगार्डिंग बात की कि मैम रेशोज क्यों निकाली जाती है, क्योंकि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करना होता है। और हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्यों करते हैं, ताकि हम रिव्यू कर सके कंपनी के बारे में, स्ट्रेंथ और वीकनेस जान सके कंपनी के बारे में, डिसीजंस ले सकें और बहुत अच्छे से कंपैरिजन कर सकें। हम इसीलिए रेशोज भी पढ़ते हैं। और रेशोज इज वन ऑफ द मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, for doing this financial statement analysis. Why we are doing this? We have already covered comparison, decision making, strength and weakness, और परफॉर्मेंस चेक करने के लिए, फ्यूचर चेक करने के लिए, एक्सपेंशन है, ग्रोथ है, क्या है। अब रेशोज जो हैं वो बेसिकली, रेशो क्यों हमारे लिए निकालना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको अभी दिखाई कि अगर आपके पास सिर्फ एक ही साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी, आप कभी भी इजीली कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, इजीली डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपके लिए डिसीजन मेकिंग के लिए आपको कंपैरिजंस चाहिए, और उसके लिए सबसे बेस्ट होता है रेशोज। मैम रेशोज बेस्ट क्यों होता है, क्योंकि बेटा देखो, हर कंपनी आपको ऐसा नहीं करेगी कि आपको ईयर 1 का डेटा दे दिया, फिर ईयर 2 का डेटा दे दिया, फिर ईयर 3 का डेटा दे दिया, ऐसे नहीं करेगी ना। हो सकता है आपको, जैसे कंपनी ने सिर्फ ईयर 1 का डेटा दिया है, ठीक है, जैसे मैंने आपको अपने केस में दिखाया, सिर्फ एक ही साल का डेटा था। अब 1 साल के डेटा के लिए आपको क्या करना होगा, फिर आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है, एक ही साल के डेटा है तो हम इसको पकड़ेंगे, इस पे सारी रेशोज निकालेंगे, इस पे सारी रेशोज निकालेंगे, चाहे डेटा एक ही साल का है, बट हमने इस पे सारी रेशोज निकाली जो कि हमारी पॉइंट्स में आई, या फिर क्योंकि हमने न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर करना है। बट कुछ ऐसी रेशोज होती है जिसमें हम परसेंटेज निकालना प्रेफर करते हैं। क्यों परसेंटेज निकालना प्रेफर करते हैं, आप मुझे बताओ। आपके स्कूल में जब आपको मार्क्स दिए जाते थे, बहुत सारे बोलते थे अटेंडेंस ना 5 मार्क्स में से होगी, 5 मार्क्स शुड बी गिवन who is having 100% attendance, or who is having 90% to 100% attendance, we will give 4 marks। अब वो 4-5 मार्क्स देते थे, ठीक है, बिकॉज ये ना परफॉर्मेंस नहीं थी, ये एक जस्ट उनका एक मेजरमेंट था, लाइक आपकी परफॉर्मेंस नहीं थी, बट जब आपकी मार्क्स की परफॉर्मेंस आ रही थी तो फिर वो परसेंटेज में कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, परसेंटेज में कर रहे थे। सेम चीज यहाँ पर है, जब हमारी परफॉर्मेंस की बात आएगी, कंपनी की परफॉर्मेंस कहाँ आती है, पहला तो मैम ग्रॉस प्रॉफिट, दूसरा हमारा नेट प्रॉफिट, उसके बाद हमारी कुछ और रिटर्न्स, जैसे रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये जब सारी चीजें आएंगी, जहां पर रिटर्न का वर्ड आएगा, आपको सबको पता है रिटर्न 2 टाइप की है, कैपिटल रिटर्न और करंट रिटर्न। जब भी रिटर्न का नाम आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट में भी तो रिटर्न है ना, ग्रॉस प्रॉफिट में भी रिटर्न है, नेट प्रॉफिट में भी रिटर्न है, ठीक है। तो जैसे जैसे रिटर्न का नाम आएगा, अगला तो है ही रिटर्न सीधा, राइट, अगला तो है ही रिटर्न, तो जैसे जैसे रिटर्न का नाम आएगा वो चीजें हम परसेंटेज में रखेंगे, क्योंकि परसेंटेज का ना डॉट, हाँ परसेंटेज में रखेंगे, क्योंकि इसमें हमें परफॉर्मेंस पता चलेगी। बाकी सब क्या करेंगे, हम बाकी सारी चीजों में सीधा सीधा रखेंगे, लाइक मतलब परफॉर्मेंस नहीं मेजर करनी है। अब क्या डिसएडवांटेज हो सकती है, क्या लिमिटेशन हो सकती है रेशियोज की, मुझे आप ये बताओ। मैंने आपको सबसे पहला एक बेस्ट एग्जांपल दिया, टाटा मोटर्स और अंबानी, क्या वो क्वालिटेटिव टर्म्स में डील कर रहे थे, नो। फर्स्ट डिसएडवांटेज और लिमिटेशन इज क्वालिटेटिव फैक्टर को इग्नोर किया जाता है। और अब आपको मैं एक चीज बताती हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम रिलायंस और टाटा की ही बात ले लेते हैं, रिलायंस, ठीक है, और नेक्स्ट वन इज टाटा, नेक्स्ट वन इज टाटा, ठीक है। सबसे पहला मेजर था इनका प्रॉफिट का, किसका मेजर था, प्रॉफिट का, ठीक है। क्या रिलायंस का प्रॉफिट मैटर है, ऑफ कोर्स रिलायंस का प्रॉफिट लेट्स सपोज 100 करोड़ है,
ठीक है। बट जब टाटा का प्रॉफिट आएगा, टाटा बोलेगा मेरा प्रॉफिट है 120 करोड़, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज आ जाएगी हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। रिटेन्ड अर्निंग्स, हम कितना रिटेन कर रहे हैं सो दैट कि हम फ्यूचर में ग्रोथ कर सकें। इसने बोला मैं 60 करोड़ रिटेन अर्निंग करता हूँ। इसने बोला भाई मैं 10 करोड़ करता हूँ, ठीक है। फिर उसने बोला अच्छा बताओ आप डिविडेंड कितना देते हो। उसने बोला बैलेंस कितना है, बैलेंस है मेरे पास 40। बट इसने बोला कि मैं कितना देता हूँ, मैं सिर्फ 20 देता हूँ। इसका तो 60 प्लस 40 100 हो गया, इसका तो सिर्फ 30 हुआ। बैलेंस 90 कहाँ गया, वो बोलता मैं बैलेंस 90 का क्या करता हूँ, मैं सारा 90 रुपीज कहाँ दे देता हूँ, सोशल लेवल पे। तो क्या मुझे एक चीज बताओ, ये स्टैंडर्ड मेजर है कि हम इन दोनों कंपनीज को कंपैरिजन करें? क्योंकि एक कंपनी सोशली ज्यादा सोचती है, दूसरी कंपनी सोशली ज्यादा नहीं सोचती है। तो क्या ये चीजें स्टैंडर्ड है? ये चीजें स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, क्योंकि हमारी रेशियोज जो है वो तो एक ही जैसा मेजर बताएगी। वो बताएगी ये तो गलत कंपनी है, ये अच्छी कंपनी है। तो इसीलिए वो बोलता है रेशो की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या है, कि रेशोज जो है वो सारी रेशो स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूज करती है, जो कि हर कंपनी के लिए गलत हो जाता है। उसके बाद है थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो इंफॉर्मेशन हमने दी, आपने दी, हमने मान ली, हम अपना तो दिमाग लगाएंगे नहीं कि क्या ये सही इंफॉर्मेशन है या गलत इंफॉर्मेशन है। तो दीज आर दी बेसिक लिमिटेशंस, जिसके अंदर फर्स्ट लिमिटेशन आ गई हमारी सबसे पहली, नो लाइक स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूज किया जाता है, कोई कस्टमाइजेशन नहीं है। सेकंड, क्वालिटेटिव डेटा को इग्नोर किया जाता है। थर्ड, जो आपने अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल। अब हम अगली चीज देखते हैं, अभी तक हमने रेशोज देखी, अब हम अगली चीज देखते हैं रेशोज है कौन कौन सी, ठीक है। रेशोज है कौन कौन सी, ठीक है। तो बेटा अब आपको याद कैसे रखनी है रेशोज, सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास रेशोज में एक आ जाती है टर्न ओवर रेशो। टर्न ओवर रेशो, मैम ये कौन सी है टर्न ओवर रेशो? तो बेटा जब टर्नओवर का मतलब आए, आपको टर्नओवर का मतलब ऑलरेडी पता है। टर्नओवर का मतलब क्या होता है? टर्नओवर का मतलब है सेल्स, ठीक है। टर्नओवर का मतलब क्या है? सेल्स। बट जब आपकी परचेजेस की बात आती है तो क्या ये सेल्स होती है? नहीं मैम, फिर हमारी क्या हो जाती है? परचेजेस। बट अभी आप सेल्स का रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगला आता है, एक आती है आपकी प्रॉफिट, प्रॉफिटेबिलिटी। जब प्रॉफिटेबिलिटी का नाम आ जाता है तो प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? सॉरी, प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? जहां पर आपके प्रॉफिट की बात आए। और प्रॉफिट की बात आपकी कहाँ आती है? प्रॉफिट्स की बात जहां पर भी आती है, और हम क्या यूज करेंगे? सबसे पहले तो हम परसेंटेज यूज करेंगे। फिर प्रॉफिट की बात कहाँ आती है? प्रॉफिट का मतलब रिटर्न, ठीक है। प्रॉफिट का मतलब रिटर्न। रिटर्न कहाँ से मिलती है? ग्रॉस प्रॉफिट से मिलती है, नेट प्रॉफिट से मिलती है, रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से मिलती है। क्योंकि हमारी जब रिटर्न आती है, दोनों टाइप की रिटर्न आ जाती है, करंट रिटर्न और कैपिटल रिटर्न। करंट रिटर्न जब आएगी तो ग्रॉस प्रॉफिट इज योर करंट रिटर्न, नेट प्रॉफिट इज योर करंट रिटर्न। बट जब भी हमारे फिक्स्ड रिटर्न की बात आएगी, मतलब कैपिटल रिटर्न की बात आएगी, तो दीज आर सॉर्ट ऑफ कैपिटल रिटर्न्स। अगली कौन सी है? अगली आ जाती है हमारी, हमारा वर्ड आ जाता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी का मतलब होता है कि हम कितनी देर में उसको वापस कर पा रहे हैं, हम उसके, हमारे में कितनी क्षमता है कि हम अपने बाकी जितने भी लोग हैं हम उनको वापस कर पाए। क्या सिर्फ हमें क्रेडिटर्स को ही पे करना होता है? आंसर इज नो। हमें क्रेडिटर्स को पे करना है, हमें लॉन्ग टर्म लोन जिससे लिया है, हमें बैंक को पे करना है,
हमें गवर्नमेंट को पे करना है, हमें डेली एक्सपेंडिचर्स पे करने हैं सच एज वेजेस, लेबर, हमें इन सब चीजों को भी पे करना है। तो हमें बहुत सारा पैसा पे करना है। तो जहां पर भी पैसे की बात आएगी तो हमें बहुत सारा पैसा पे करना है। हमने बोला लिक्विडिटी का मतलब है बहुत सारा पैसा पे करना, बट बहुत सारा पैसा कहाँ पे करना है, इट डिपेंड्स कि आपने कहाँ पैसा पे करना है। जैसे आपने ये चीज बोली कि आपने पैसा पे करना है कहीं पर, तो लाइक मतलब कहीं पर तो आपने एवरीडे बेसिस पे पैसा पे करना है। जब एवरीडे होती है तो हमारे पास फिर हम देखेंगे बैलेंस शीट में जाएंगे, दो टाइप की लाइबिलिटीज होती है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। वैसे ही लिक्विडिटी में हमारे दो पार्ट्स बन जाते हैं। फर्स्ट बनता है शॉर्ट टर्म, फर्स्ट बनता है शॉर्ट टर्म और सेकंड बनता है लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो वही सेम चीज आ गई, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी और लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी। ठीक है, अब अगली हमारी कौन सी है, अगली हमारी काइंड ऑफ खत्म हो जाती है। हमें यही सारी चीजें ध्यान रखनी है। अब हमें यहाँ पर हम एक बार दोबारा से देख रहे हैं, इफ इट इज अ प्रॉफिटेबिलिटी तो हमें याद आएगा प्रॉफिट का मतलब रिटर्न। रिटर्न दो टाइप की होती है, करंट रिटर्न और कैपिटल रिटर्न। कैपिटल रिटर्न का मतलब इन्वेस्टमेंट्स पे कैपिटल होती है, फिक्स्ड एसेट्स कैपिटल होती है, तो कैपिटल पे आ गई। करंट मतलब ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, तो ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आ गई। टर्नओवर का जहां मतलब आएगा वहां सेल की बात की जाएगी। लिक्विडिटी हमें पता है, लिक्विडिटी का मतलब क्या है, कितनी हमारी एबिलिटी है उसको वापस पे करने की। तो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी और लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी हमारी चीजें आ जाती हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल। अब हम आगे चलते हैं अपनी रेशोज के ऊपर। ठीक है, उससे पहले हम सिर्फ वो पढ़ लेते हैं जो हमारे नोट्स में हैं, उसके बाद हम देखते हैं। ठीक है, अब देखो पहले रेशियो एनालिसिस में, तो रेशियो एनालिसिस में आप देख रहे होंगे, तो रेशियो एनालिसिस का मतलब क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर थिंग्स, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एक्स डिवाइडेड बाय वाई। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, परफॉर्मेंस, डिसीजन मेकिंग, कंपैरिजन विद पास्ट डेटा। रेशियो एनालिसिस बेस्ड किस पे, फैक्ट पे दैट सिंगल अकाउंटिंग फिगर may not communicated any meaningful information। हमने एग्जाम्पल देखा, बट व्हेन एक्सप्रेस्ड रिलेटिव टू सम अदर फिगर, अगर हम इसको किसी और से कंपैरिजन कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया सेल्स और कॉस्ट, अगर हम सेल और दोनों कॉस्ट को कंपैरिजन करते हैं तो हमारा प्रॉफिट आता, और उसके बाद जब हम प्रॉफिट को सेल के साथ कंपैरिजन करते हैं, प्रॉफिट को कॉस्ट के साथ कंपैरिजन करते हैं, कहीं ना कहीं हमें समझ आता कि हम क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं। तो वो कुछ सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं। डिसएडवांटेजेस, इग्नोर क्वालिटेटिव डेटा, यूज स्टैंडर्ड रेशियोज, कोई कस्टमाइजेशन नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अगर डिफेक्टेड है तो हमारी रेशियोज भी गलत निकलने वाली हैं। नेक्स्ट उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद हमारी सारी रेशियोज आ गई। जो आप ये रेशियोज देख रहे हो, लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो में क्या आ गया, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, टर्नओवर रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अब यहाँ पर हमारे चार्ट्स बने हैं, देखो पहले ये लिक्विडिटी रेशियोज आ गई। लिक्विडिटी रेशियोज में क्या है, लिक्विडिटी रेशियोज आ गई, फॉर्मूलाज आ गए, उसकी इंटरप्रिटेशन आ गई, क्योंकि पेपर में आपको इंटरप्रिटेशन भी आ सकती है, फॉर्मूला के बेसिस पे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और पूछ सकते हैं करंट रेशियो इज लिक्विडिटी रेशियो और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। फिर आपकी ये लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज आ गई, फिर आपकी ये टर्नओवर रेशियोज आ गई, सब कुछ यहाँ पर दिया है किस तरीके से है। फिर ये आपकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज और ये मार्केट टेस्ट रेशियोज। जैसे ये खत्म होता है तो हमारा ये सब्जेक्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब हम यहीं पर आज खत्म कर रहे हैं, कल हम ये सारी रेशियोज को डिस्कस करेंगे। ओके फाइन, अच्छे से पढ़ाई करो बेटा घर पे, स्टे होम, स्टे सेफ और अच्छे से सिर्फ पढ़ाई करो। अभी बहुत अच्छा टाइम है जब ना ही फ्रेंड्स है आपके साथ, ना ही कोई है, बहुत अच्छे से आप पढ़ाई कर सकते हो। ओके बाय, टेक केयर।